विभाग में, पुरातत्व विभाग में रहकर, संस्कृति विभाग में रहकर उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ विभाग को दिया और सेवा निवृत्ति के बाद भी छत्तीसगढ़ को वो अपना जो सर्वश्रेष्ठ है वो देने का प्रयास कर रहे हैं, लेखन के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, परिचर्चाओं के माध्यम से। आदरणीय श्री राहुल सिंह। धन्यवाद आपको। धन्यवाद आप सभी का अभिवादन। लोक संस्कृति और हमारा जीवन, इस शीर्षक पर बात, एक तो बहुत आभार इस बात का कि यहाँ पोडियम नहीं है, तो एक बातचीत की तरह मैं आप सबसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे लिए सुविधाजनक होता है। व्याख्यान या उद्बोधन जैसी चीज बहुत मुश्किल की चीज होती है, तो आप मेरी कोशिश होगी कि मैं उसी अनौपचारिकता से आपसे बात करने का प्रयास करूं। तो जब ये विषय की चर्चा हुई, मैं सोचने लगा कि लोक संस्कृति और हमारा जीवन, तो जब मैं लोक के बारे में सोचने लगा तो मुझे लगा कि लोक को सोचते सोचते ही संस्कृति और हमारे जीवन की बात, लोक को आप सोचना शुरू कीजिए और उसमें संस्कृति और हमारा जीवन आने लगता है। लोक को हम उसी परिप्रेक्ष्य में, उसके पक्षों के साथ ही देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और कई बार फिर होता यह है कि जब आप किसी शब्द को लेके सोचना शुरू करें, मुझे ऐसा लगता है कि लोक मतलब लोक, वो उसमें समझने तक जाए, लोक तो लोक होता है, लेकिन जब इसे समझने और खासकर शब्दों में समझने और इस तरह से समझने कि वो और किसी को भी उसको अभिव्यक्त करना है, जब ये बात आपके सामने आती है तो शायद आपके समझ की असली परीक्षा होती है। और उस परीक्षा से जब से विनोद जी ने ये विषय दिया, मैं गुजर रहा था, थोड़ी चीजें जो समझ पाया वो आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। कि एक तो सबसे पहली चीज कि लोग अगर शब्द को देखें तो लोक शब्द दरअसल दृष्टि से, देखने से संबंधित शब्द है। एक बात पे आपका ध्यान अक्सर गया होगा, कई बार मजाक में भी कहा जाता है कि अच्छा देखो मेरी, तो देखो जब कहा जाता है तब इस देखो कहने का आशय होता है मेरी बात सुनो। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा शायद इसलिए होता है कि देखो का मतलब वो देखना नहीं होता जो एक कैमरे की आंख देखती है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखता है। देखना वो देखना होता है जिसे अगर हम संस्कृत में कहें, अपनी हम परंपरा में जाएं, तो जिसको हम दृश्य को पश्य कहते हैं, मतलब अच्छी तरह से उसको समझते हुए देखना, हम उसको पश्य कहते हैं। तो शायद हमारे देखो कहने का मतलब होता है कि हम उसको इतनी अच्छी तरह से देख रहे हैं, हम उस बात को सुन रहे हैं और उस बात को समझ रहे हैं। भाषा शास्त्र की दृष्टि से भी अगर देखें तो लोक दृश्य जगत भी है और देखना भी है। लोक हम कहते हैं लोक, और लोक सबसे जो आसान उसका प्रयोग होता है इहलोक और परलोक। इहलोक जो अलग अलग आप दर्शन या अध्यात्म में कहें तो इहलोक है वो माया जगत है, ये संसार है। अगर सांख्य दर्शन की दृष्टि से कहें तो ये प्रकृति है। और जो परलोक है या हमारी आत्मा है, वो आत्मा है, वो परलोक है, वो पुरुष है। पुरुष और प्रकृति ये पूरी सृष्टि है, सांख्य दर्शन इस तरह से कहता है। तो एक बात ये कहा जाता है लोक को लेकर आमतौर से कि समाज का ऐसा वर्ग जो परंपरा के प्रवाह के साथ जीता है, परंपरा के प्रवाह के साथ जीना, और उसको सबसे आसानी से उस उदाहरण से समझा जा सकता है कि हमको यदि हमारे जाति, वर्ग, वर्ण, पेशे का एक आदमी
अगर हमको कश्मीर में मिले या हमको केरल में मिले तो हमको ऐसा नहीं लगता कि वो कोई हमारे करीबी कोई व्यक्ति है। लेकिन वो किसी जाति वर्ग धर्म से संबंधित हो, अगर छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ, छत्तीसगढ़ी बोलने वाला, हमारी तरह सोचने वाला, हमारे आचार व्यवहार के अनुरूप होगा तो वो हमको तुरंत हम उससे जुड़ जाते हैं। तो दरअसल लोग उस जगह होता है, संदर्भ एक है, संयोग है कि हम कॉफी हाउस में बैठे हैं और शायद यही दौर होगा, आज कल कोई दिन होगा जब केरल में ओणम का त्योहार मनाया जा रहा है। और ओणम के त्योहार का मुझे लगता है कि एक खास महत्व इस दृष्टि से भी है, केरल की थोड़ी सी अगर डेमोग्राफी को अशोक तिवारी जी ज्यादा उस विषय में प्रकाश डाल सकते हैं कि वहाँ जो जिस प्रकार के अलग अलग वर्ग हैं उनमें चाहे वो क्रिश्चियनिटी के हों, मुस्लिम हों, हिंदू हों, जो अलग अलग वर्ग हैं वो काफी बड़ी संख्या में उनका विभाजन है। लेकिन ओणम ऐसा एक त्योहार है जो ओणम पूरे के पूरे सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक ही उत्साह से मनाते हैं। कारण और भी हो सकता है, इसको थोड़ा सा हम उसके एक स्टेप अंदर जाएं। हम शायद कई बार दक्षिण भारत की परंपराओं को लेकर उतने सजग नहीं होते, लेकिन हम एक स्टेप अगर पीछे जाएं कि ओणम कौन सा त्योहार है, तो ओणम त्योहार में ये माना जाता है कि वो महाबली हैं और जो वामन अवतार हैं, वो वामन अवतार की जो कहानी है वो कहानी है जो त्रिविक्रम बन जाते हैं, 2 पैर से पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं, सृष्टि नाप लेते हैं, तीसरे पैर के लिए उनको 3 पग भूमि वो मांगे होते हैं और उसके कारण अपनी भूमि से निष्कासन होता है। वो महाबली जो वहां कहा जाता है राजा बलि का निष्कासन होता है, लेकिन उसे विष्णु त्रिविक्रम ये एक अनुमति देते हैं कि वो इस त्योहार के अवसर पर वापस घर लौट के आएगा। हमको सबको ये बात हम जोड़ सकते हैं कि ये परंपरा में, ये लोक में क्यों इतना लोकप्रिय है। वो इस कारण क्योंकि हमको हमेशा हम सभी ये देखते हैं, जानते हैं कि केरल से कितनी बड़ी तादाद में, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, हमारा अपना उत्तर भारत हो, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ प्रवास पर आते हैं। और दरअसल ये जो घर वापसी अपने लोक से, लोक का वो एक शब्द शाब्दिक मेल लोग भी है, तो अपने लोक से यानी अपने लोगों से जो वो चिट्ठी आई है जैसा जो गीत होता है ना, तो जो अपने लोग से मिल लेने का पर्व होता है, उसमें कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन क्रिश्चियन, वो तो लोक का त्योहार है, वो लोगों का त्योहार है। और शायद ओणम इस तरह के उत्सवों में, इस तरह के पर्वों में लोग को देखें तो जो उत्तर भारत में भोजपुरी शब्द है लौक रहा है, लोग को जो लौकना और लौकना छत्तीसगढ़ी में भी जो कहा जाता है लौकत गरजत है। तो वो लौक क्या है? लौक वो है कि जब बिजली चमकती है तो सारी चीजें प्रकाशित हो जाती हैं। जो अंधेरा छाया हुआ है, बादल छाए हुए हैं, रात की अंधेरी है और बिजली चमक रही है, तो वो लौक रहा है। लौक रहा है मतलब वो दृश्यमान हो रहा है, वो हमको दिखाई पड़ रहा है। दरअसल लोग वही होता है जब हम समूह में पहुंच जाते हैं और समूह में पहुंच के एक समष्टि बन जाते हैं। अलग अलग कुछ चीजों से अगर उसको समझने की कोशिश करें तो लोक होता है वो अनाम होता है। अनाम इस कारण होता है क्योंकि वो संयुक्त थाती है, वो व्यष्टि नहीं है, वो समष्टि है, वो सब लोगों की थाती है, इस कारण वो अनाम होता है। अगर हमारे वैदिक रचनाओं को या किन्हीं शास्त्रों को अगर नाम नहीं दिया जाता है तो उसका बहुत बड़ा कारण होता है कि वो परंपरा से चली आई चीजें हैं, वो बहुत सारे
लोगों के विचार हैं, समझती है, जिसे किसी एक ने, जो महाभारत की कथा में आती है ना कि वेद व्यास कह रहे हैं और गणेश लिख रहे हैं, तो दरअसल बहुत सारी बातों को अगर डॉक्यूमेंट किया जाता है तो गणेश हैं वो डॉक्यूमेंट करने वाले हैं, वो लेखक हैं मतलब रचनाकार या उसके सर्जक नहीं है। ये बहुत स्पष्ट रूप से इस कथा में आता है। और दूसरी तरफ जिस महाभारत को कहा जाता है कि उसमें सारी चीजें हैं, जो चीज महाभारत में नहीं है वो चीज और कहीं नहीं है, उसी महाभारत में बार बार ये बात कही जाती है कि जैसा कि लोक में भी प्रचलित है, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, जैसे कि ये पुरानी कथा है। ये सब बातें कहते हुए उसमें ये अलग अलग उदाहरण आते हैं। सबसे रोचक और महत्वपूर्ण ये हो सकता है कि वेद जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं, कम से कम वेदों में 10, 12, 15 ऐसे संदर्भ आए हैं जो कहते हैं कि ये बात पहले से कही जा रही है, ये बात पहले से चली आ रही है। तो दरअसल हम जिन चीजों को जानते हैं वो चीजें उनके अभिलेखन के को जानते हैं, वो चीजें, वो बातें हमेशा उसके पहले से चली आती होती हैं। ये हमको ध्यान देने की चीज होती है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। वो नाट्य शास्त्र है, लेकिन वो भरत मुनि कहते हैं कि इस शास्त्र में जो चीजें नहीं हैं और वो आवश्यक हैं और आपको दिखाई पड़ती हैं, उसकी आवश्यकता होती है, तो आप उसको लोक से ले लीजिए। बहुत बढ़िया एक उदाहरण और है, आप में से ज्यादातर शायद उससे परिचित होंगे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के जन्मदिन की चर्चा से दूसरी परंपरा की खोज जो नामवर सिंह जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी पे पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक आरंभ ही यहीं से होती है। मुझे ये शीर्षक बहुत अखरता था तब तक, जब तक मैंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी थी, कि दूसरी परंपरा क्या होती है। परंपरा तो परंपरा होती है, जिसमें सब कुछ समाहित हो, वो परंपरा होती है। तो नामवर सिंह जैसे व्यक्ति ने इसे दूसरी परंपरा क्यों कहा है, वो भी अब हजारी प्रसाद द्विवेदी पे बात कर रहे हैं तब। और बहुत रोचक है कि दूसरी परंपरा इसलिए कहा है कि एक पैरेलल, एक समानांतर मान्यता है, उस मान्यता को भी स्वीकृति देने का, महत्व देने का, सम्मान देने का जो हमारी परंपरा रही है, उसी परंपरा को लेकर अगर हम उस दृष्टि से देखते हैं, यानी हम उस व्यापकता को भी अपनी सोच में शामिल कर लेते हैं, तो वो सार्थक हो जाती है। ये बात कही जाती है। और शास्त्र और लोक का संबंध एक दो छोटे छोटे उदाहरण देखे, मैं कोशिश करता हूँ कि समय सीमा में अपनी बात पूरी कर लूं। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में सुमंत्र करके इसे कहते हैं। वो कहते हैं कि लोकोक्ति की बात कहते हैं कि आज मुझे ये लोकोक्ति, रामायण का वो अंश जिनको याद होगा कि कैकेयी नरेश के साथ उनकी पत्नी का किस तरह से व्यवहार था, ये अगर ध्यान होगा तो वो सुमंत्र कैकेयी से कहते हैं कि आपके व्यवहार से मुझे यह लोकोक्ति सच मालूम होती है कि जिस प्रकार की पिता माता होते हैं, उसी प्रकार के उनके पुत्र होते हैं, पुत्र पिता के समान और कन्या माता के समान होती है। अब देखिए ये बात हमको हमारे लोक में किस तरह से आती है। भैया के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, जेकर जैसन दाई दादा, जेकर जैसन घर दीवार तेकर तैसन फैका, और जैसन जेकर दाई दादा तैसन तेकर लिखा। कैसे ये लोकोक्ति आती है, लोक से आती है, और हम कभी शायद ये ध्यान नहीं दे पाते कि ये रामायण से आ रही है। तो एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मैं इस जगह पे कुमान साहु जी को याद करना चाहूंगा। भिलाई के व्यक्ति हैं, ऋषि क्षत्रिय जी ने एक धुन बनाई और वो धुन बजाने लगे। धुन बजा के उन्होंने पूरा किया। और होता यह है कि जब आप पद पे रहते हैं तो आपको अपनी जानकारी और समझ का अभिमान थोड़ा अधिक होता है, उससे मुक्त मैं भी नहीं था। मैंने अपने पद का अभिमान ऋषि क्षत्रिय जी को कहा कि ये जो आप धुन बजा रहे हैं, ये तो अमुक फिल्म की इनकी धुन है,
तो आप जिसे लोग धुन कह रहे हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। संयोगवश उसी समय कुमान साहु जी आ गए, तो चर्चा होने लगी। तो मैंने कुमान साहु जी से कहा कि ये रिकी देखिए फिल्मी गीत की धुन बजाता है और इसको कहता है कि ये लोक धुन है। उन्होंने 1910, 15, 20 के दौरान जो लोकगीत बजा करता था उसे गा के उन्होंने सुनाया कि ये धुन तो वहां की है और ये फिल्मों में ली गई है, अब आप इसको फिल्मी धुन मान रहे हैं। तो दरअसल जिस बात को मैं कह रहा था कि जब वो कोई चीज अभिलिखित हो जाती है तो अभिलेखन के बाद उसका नाम दर्ज हो जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो पहले से परंपरा में न रहा हो। दरअसल लोक की चीज है। और ये पूरी बात मैं जो कह रहा हूँ वो एक ही बात इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि लोक और शास्त्र का जो भेद है, वो लोक और शास्त्र का भेद 36 नहीं है, वो 63 है। वो भेद तो है, वो परांगमुख विमुख नहीं है, वो सम्मुख है। एक बहुत प्रसंग आता है, छोटा सा प्रसंग है, वो बृहदारण्यक उपनिषद में वो प्रसंग आया है। एक टर्म है, कभी आप हो सकता है कुछ लोग परिचित हों, और अगर आपको रुचि हो तो कभी वो टर्म आप सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। ब्रिगल शब्द आता है, ब्रिगल। और ब्रिगल को समझाया यह गया है कि जब एक जो बहुत प्रसिद्ध उसका वाक्य है ना कि एकाकी कभी रमता नहीं, वो दूसरे की कल्पना करता है। ब्रह्मा भी रमा नहीं, उसने दूसरे की कल्पना की और सृष्टि आरंभ हुई। तो उसमें शब्द आता है ब्रिगल। और ब्रिगल को समझाने के लिए कहा गया है कि ब्रिगल उसी तरह से है जैसे एक दाल का दाना। दाल शब्द है, दाल शब्द बनता है दल से, दल शब्द आता है द्विदल से। और दाल जब तक हम खड़ी दाल कहते हैं, जब तक वो छिलके के अंदर है तब भी वो दो दल हैं, लेकिन दो दल मिलके वो ब्रिगल बनते हैं। और जब वो दर लिए जाते हैं, दर लिए जाने के बाद वो दो दल बन जाते हैं, और वो दो दल बन के वो अर्ध ब्रिगल बन जाते हैं। तो दरअसल ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरी की पूरी अवधारणा है। वो पूरी की पूरी अवधारणा लोक की इसी तरह से शास्त्रों के साथ मेल खाती है। और हमेशा ये होता है कि लोक की चीजें, एक भिलाई करी और मैं उदाहरण ले लेता हूँ। तीजन भाई जी से कभी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, लोगों ने बताया, झाड़ू राम देवांगन जी को याद किया कि ये जब पंडवानी की बात हुई तो पंडवानी में पंडवानी गायक तो पंडवानी गाता था। बहुत सारे समीक्षक और आलोचक हुए। वो संदर्भ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक पंडवानी प्रसंग हुआ, उसमें तीजन भाई जी ने जब गाया तो उस समय झाड़ू राम देवांगन और इस तरह के जो गायक, स्थापित गायक होते थे, तो चौमासा में एक रिपोर्ट छपी थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भिलाई की एक लड़की आई है, नई लड़की है तीजन भाई, वो कुछ तो अलग किससे पंडवानी गाती है। थोड़ा सा आलोचनात्मक उसका स्वर था। और बाद में जब ये चर्चा होने लगी तो एक नाम दिया गया कि ये वेदमती है और ये काकालिक है। दरअसल ये दोनों असल में लोक और शास्त्र की आवाजाही होती रहती है, और दोनों का जो सम्मान कर सकता है, दरअसल वो सम्मान ही ज्यादा सार्थक होता है। वो ही हमेशा आप मान के चलिए कि मान्य और स्वीकृत होता है। एक छोटी सी चीज चर्चा करके मैं बात एक जैसे दो कहानियों की छोटी छोटी चर्चा आपको ध्यान कराने के लिए करता हूँ। अंधे और लंगड़े की कहानी हम पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं। अंधे और लंगड़े की कहानी मूलतः सांख्य दर्शन से आती है। सांख्य दर्शन में जब प्रकृति और पुरुष का संबंध बताया जाता है तो ये कहा जाता है कि प्रकृति है वो व्यक्त है, वो भूत है, और जो पंचभूत की कल्पना होती है, और पुरुष है वो अव्यक्त है। वो ठीक उस तरह से दोनों हैं जिस तरह से अंधे और लंगड़े। तो
तो अंधे और लंगड़े की कहानी, जैसे ठीक उसी तरह जो अंधे और 6 हाथियों की कहानी जो जैन दर्शन से आती है। तो इस तरह की जो कहानियां हैं जो हमारे लोक व्यवहार में आती हैं, एक तो उल्लेख करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। एक हम लोग आते हुए बात कर रहे थे, पवन वर्मा जो एक आईएएस अधिकारी होते थे, शायद आईएफएस, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। तो दरअसल जो बहुत बड़ा वर्ग होता है, अव्यक्त वर्ग, वो ही शायद लोक होता है। उसकी एक दो पुराने संदर्भ, प्रशांत किशोर जी का बड़ा नाम है, चुनावी माहौल आता है, प्रशांत किशोर जी की चर्चा होती है, लेकिन उसका जो संदर्भ है वो एक 19वीं शताब्दी के आरंभ के स्कॉटिश कवि होते थे, चार्ल्स मैके। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम लंबा है, मुझे याद नहीं रहता, मैं नोट करके लाया हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूजन्स एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड। दरअसल एक ऐसे अभिजातीय वर्ग को लोक की मान्यता या निर्णय कई बार लगता है कि ये तो, जिसको हम कहते हैं कि वो तो लहर चली, वो तो सुपड़ा साफ हुआ, चुनाव का दौर होता है तो इस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं, तो वो कहता है। और ये बाद में जेम्स माइकल सुरो होती, जो वो बहुत पॉपुलर उनकी पुस्तक आई थी द विजडम ऑफ क्राउड्स। तो इस पुस्तक में वो बताते हैं व्हाई द मेनी आर स्मार्टर देन द फ्यू एंड हाउ कलेक्टिव विजडम शेप्स बिजनेस, इकोनॉमी, सोसाइटीज एंड नेशंस। कैसे ये चीजें तय करती हैं। एक दो बात कहते बात पूरी करता हूँ कि अप्रैल 19 अप्रैल 2004 की एक घटना की तिथि थोड़ी इसलिए भी मुझे याद रह गई कि लगभग इसी तिथि पे एक दो दिन आगे पीछे हमारे प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी की दुर्घटना हुई थी। ये दौर था जब सिंहस्थ उज्जैन का मेला हो रहा था। उस समय ये चर्चा बार बार होती थी कि एक पर्व स्नान है, वो पर्व स्नान की तिथि क्या है और उसका समय क्या है। और सिंहस्थ में लगभग एक हफ्ते से लगातार अखबारों में ये आ रहा था कि उसकी तिथि 17 तारीख है, 18 तारीख है, 19 तारीख है, 19 के इतने बजे है, नहीं 20 को है। ये लगातार ज्योतिषियों के बीच चर्चा हो रही थी। एक कलेक्टर थे, बहुत सक्षम अधिकारी वो माने जाते थे, राजेश राजौरा, जिनको विशेष वो जीरो कॉन्सेप्ट को लेके, जीरो प्रॉब्लम, सिंगल विंडो, इस तरह के बहुत सारे काम उनके नाम पे हैं। उनको विशेष रूप से पदस्थ किया गया था उज्जैन सिंहस्थ के लिए। वो उस समय सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग चालू हो गया था और उन्होंने जितने बैरियर थे उन सभी बैरियर पे सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे और लगातार वो देखते रहते थे। किसी को ये अंदाज नहीं था कि वो पर्व स्नान कब है। किसी भी ज्योतिषी ने अंतिम रूप से नहीं बताया था कि वो कब होने वाला है। ये संयोग है कि 19 तारीख की रात 2:30 बजे राजेश राजौरा जी की नींद खुली। वो सीसीटीवी कैमरे को देखना शुरू किया उन्होंने और उन्होंने देखा कि जितने भी बैरियर हैं उन सभी बैरियर के सामने इतना बड़ा क्राउड जमा है कि जिसे मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। आधे घंटे में सब जगह सबकी ड्यूटी लगा दी गई, बाकी सब किया गया। मालूम हुआ कि उस स्नान का मुहूर्त पूरे देश में पूरे जितने सिंहस्थ लाभार्थी थे उन सभी ने तय किया था। जो किसी को मालूम नहीं था वो 19 तारीख को सुबह 4:30 बजे था। क्या क्या अद्भुत, किस अद्भुत देश में, और देश में कह के मैं किसी अन्य देश को उसके सामने कमतर नहीं करना चाहता। हम किस लोक के लोग हैं और हम अगर उस लोक की उपेक्षा करते हैं, अगर उस लोक को नहीं समझ पाते हैं तो ये सब तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है, कहा यही जाता है। एक छोटी सी आखिरी बात, गैब्रियल गार्सिया मार्केज नोबेल पुरस्कार विजेता, वो भारत जब नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके आए थे तो
उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे अखबारों में काम करता हूँ और मुझे न्यूज़ समाचारों से, एक तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी जब उनसे कहा गया कि आपके लेखन में फैंटेसी बहुत होती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फैंटेसी नहीं है, ये फैंटेसी आपको लगती है जो लैटिन अमेरिका के लोग से, लैटिन अमेरिका के जीवन से परिचित है, उसको ये रियलिटी लगती है। आप इस दुनिया में रहते हैं वो आपको लगता है कि ये फैंटेसी है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये कही थी कि मुझे खबरों में रहना पसंद है, मैं अखबार की नौकरी करता हूँ, रात को देर रात जब फाइनल पेज हम लोग तैयार करके जब मैं घर पहुँचता हूँ, उस समय दुनिया की सारी खबरों से मैं अपडेट होके घर पहुँचता हूँ। और उस समय जब मेरी पत्नी मुझे खाना परोसती होती है तो वो ऐसी और इतनी सारी खबरें सुनाती हैं जो सभी खबरें मेरे लिए नहीं होती। वो खबरें लोग से आती हैं, वो खबरें किसी साधन से नहीं आती, संसाधन से नहीं आती। और इस बहुमत के आयोजन में आप सभी का बहुमत है, आप सभी की चेहरों पे जो प्रतिक्रिया आ रही है, उस प्रतिक्रिया से मुझे दो बातों का अनुमान हो रहा है। आपकी उस लोग की आवाज अगर मैं सुन पा रहा हूँ कि मेरी बातें आपको कुछ ठीक लगी, और अब मुझे अपनी बात पूरी करते चाहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।